टॉपिक लिखा हुआ है कि अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। देखिए यहाँ लिखा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था, तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सभी को पता है 711-12 में इसने आक्रमण किया था, सिंध पर पहली बार किया था। देखिए अगर बात करें, लिखा अगला क्वेश्चन कि वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में कब्जा कर लिया, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, ताकि और थोड़ा आपको अच्छा दिखे। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो लिखा अगली पुस्तक की पुस्तक तहकीकात मालिल हिंद लिखी है किसने? तो अलबरूनी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाना किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों याद रखेंगे अरबी भाषा में लिखी है। किसने? अरबी। देखिए एक तो कॉमन यहाँ लिखा नहीं दोस्तों, तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ अरबी भाषा होगा। ठीक, अगला है किताबुल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसने लिखा? अलबरूनी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं कई बार आपको मिलेगा। ठीक, तो रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान का यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो ये अलबरूनी ही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फारसी विद्वान अल-बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान आक्रमणकारी के साथ था, तो महमूद गजनवी के साथ था दोस्तों। अगला है, मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध किया, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों, और जो है उसने जो है गौरी जो है राज्य पर कब्जा कर लेता है। पहली लड़ाई में गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध हुआ था, तो मैंने मतलब इससे पहले पूर्व मध्यकालीन जो पढ़ाया था, इसके आगे वाली क्लास, यानी आज छोड़ कल मैराथन ली थी, उसके आगे वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जो किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जयचंद इसमें पराजित हो गए थे, मोहम्मद गौरी विजय हो गए थे। ठीक, तो ये याद रखेंगे दोस्तों आपको। और तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, 1213 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, तो एल्दौज जो है हार गया था, इल्तुतमिश जीत गया था। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो महमूद गजनवी ने लूटा। इसका उत्तराधिकारी होता है गौरी, गौरी का होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद होता है आराम शाह, बहराम शाह, फिर रुकनुद्दीन फिरोज होते हैं, फिर रजिया सुल्तान होते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है। अगला है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था, तो सोमनाथ का आक्रमण था। अगला है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गहड़वाल जो वंश के शासक थे कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। ठीक, ये भी पूछ लिया। आप देखिए गढ़ किस वंश के थे? तो गहड़वाल वंश के थे, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, लिखा शासक भीम द्वितीय, इसने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, तो 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। देखिए आपको अलग अलग मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे तो याद रखेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम मिलेंगे, ठीक, ये अरब आक्रमणकारी है। ठीक, और ये मोहम्मद गजनवी मिलेंगे दोस्तों। ठीक, मोहम्मद गजनवी मिलेंगे, ये दूसरे आक्रमणकारी, इनको मतलब ये अफगान या मान सकते हैं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के हैं, अफगान के हैं। और ये जो है दोस्तों, ये जो है अरब के हैं। ठीक, तो दोनों आप याद रखेंगे अलग अलग हैं। तो ये जो है पहली बार मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि मैं वहाँ बता गया था तराइन का पहला युद्ध था अगली वाली क्लास में, तो मोहम्मद गौरी की जगह मैंने गजनवी बता दिया था। पहले गौरी बता फिर गजनवी, पृथ्वीराज चौहान तराइन का फर्स्ट युद्ध ना बता दिया था। तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी कन्फ्यूजन आ सकती है, तो आप ध्यान थोड़ा देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी के शासक द्वारा बंदी बनाया गया, तो महमूद गजनवी के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1001 में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी ने भारतीय शासक जयपाल को पराजित किया था। इसने किसे पराजित किया? जयपाल को। दोस्तों देखिए पूरा मतलब बहुत सारे आक्रमण उन्होंने किए अलग अलग जगह पे, तो वो अगर आपको याद है तो ज़्यादा ठीक है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए पीसीएस के लिए तो याद करना पड़ेगा। पीसीएस आरओ यारो आप दे रहे हैं अगर, तो उसके लिए बहुत सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, छोटी-छोटी डेट पता होनी चाहिए। उसमें तो मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि ये पूछ लेता है कि मतलब किस तारीख को हुआ, तारीख भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सन तो पता हो, तारीख भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक? तो ये सब अगर आप दे रहे हैं या नेट जेआरएफ दे रहे हैं, तो इस तरह अगर आप दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि आज का समय ये है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आयोग के पास इतना कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं जैसे, तो वो मतलब इस तरह खेला खेलते रहते हैं, ठीक?
तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्या था? अरब एवं सिंध पर आक्रमण। अब दूसरा आता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। देखिए, अगर हम बात करें, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था जो नष्ट हुआ तो 12वीं शताब्दी में नष्ट हुआ। अगला दिया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है दोस्तों। कौन करते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं और ये 1210 तक रहते हैं। उसके बाद इनकी मतलब जो है ये गिरकर घोले से चौगान खेल रहे होते हैं तो वहाँ से गिरते हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है, मतलब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो वही है 1191। क्वेश्चन देखिए रिपीट होते रहेंगे और आपको देखना पड़ेगा। देखिए हर जगह रिपीट, क्योंकि एग्जाम अलग अलग है ना, तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ सकता है वही चीज़ रिपीट कर करके। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है चंदावर की युद्ध, यानी 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थित है तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। अगला है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था तो राज्यपाल था। आगे अगर हम बात करें महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उत्बी था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है कि यामिनी बिन सरहिंदी जो है इन्हीं की पुस्तक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है, तो लेनपूल है दोस्तों। कौन? देखिए ये कोटेशन याद रखना पड़ेगा आपको, पीसीएस ही पूछ सकता है। देखिए पीसीएस ही पूछेगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा मतलब लॉजिकल पूछता है वो। अगला क्वेश्चन है गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलतगीन था दोस्तों। मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो ये मोहम्मद सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे। अगला वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय या अर्णोराज तृतीय इन्हें कहा जाता है। अगला है भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की, तो ये है बख्तियार खिलजी। ये जब दोस्तों लौट रहा था इधर से बंगाल से, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। ठीक, और कई वर्षों तक वो जलता रहा, इतनी किताबें थी उसमें दोस्तों। आगे अगर हम बात करें गुलाम वंश की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया, तो खिलजी वंश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया तो 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान किया। अगला है दिल्ली का पहला सुल्तान था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक राजवंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दास वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान संबंधित थी, तो दास राजवंश से संबंधित थे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया कि मृत्यु चौगान के दौरान हुई थी, तो जो चौगान खेलते समय किसकी हुई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अगला लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, तो गुलाम वंश। देखिए दोस्तों एक चीज आप समझिएगा, भारतीय जो उपमहाद्वीप है तो इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? महाद्वीप तो आप समझे होंगे, महाद्वीप मतलब एक ऐसा बड़ा सा भूखंड जो चारों ओर जो है जल से घिरा हो, तो उसे महाद्वीप कहते हैं ना। तो उपमहाद्वीप क्या है, मतलब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, ये अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया है, इसमें आप देखिएगा, सर्च करिएगा तो आप ज़्यादा भली बात जान पाएंगे। क्योंकि भारत का एक अपना अलग महत्व है दोस्तों, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, मेरे बताने से टाइम ही जाएगा। ठीक, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो ज़्यादा बार इसकी चीज़ें पे समझ पाएंगे। मैं थोड़ी ही चीज़ें बताऊंगा, काम बन जाए खत्म हो जाएगा, तो आप ज़्यादा सर्च करके देख सकते हैं। ठीक, कभी पूछ सकता है अगर तो ये चीज़ है, तो गुलाम वंश समझ में आ गया। अगला दिया कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित मामलूक वंश या गुलाम वंश एक ही है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया काकतीय राजवंश का अंत के दौरान हुआ, तो दिल्ली सल्तनत के अंत हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया काकतीय वंश का जो है अंत। अगला क्वेश्चन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, तो गयासुद्दीन मोहम्मद, ये कौन है इसकी? गौरी होंगे दोस्तों, बस वही होंगे गौरी। अब दोस्तों देखिए इसमें जो है देख लेंगे, अब एक बार आप भी, मोहम्मद गौरी मेरे ख्याल से होगा, देख लेना, ये क्वेश्चन होल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक, आप देख लेंगे, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, कभी भी आपको कन्फ्यूजन लगे, जैसे आंसर जो दिया है, जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप तुरंत गूगल पे जाके 1 मिनट लगेगा, मुंह से बोलिएगा, तुरंत सामने आ जाएगा, देख के आगे बढ़ जाइएगा। ये सब करने की कोशिश करिएगा, ये आदत डालिए अपने लाइफ में। इसे मतलब या चैट जीटीपी यूज करते हो तो उससे बहुत अच्छा है दोस्तों। चैट जीटीपी एक बार लॉगिन कर लो, बहुत सारी चीज़ें जानकारी वो दे देगा आराम से। ठीक,
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, समझ में कि नहीं। अब देखिए लिखा है सिक्कों का टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया तो इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कौन था तो इल्तुतमिश था दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए जो मोहम्मद गौरी थे उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो बताइए गुलाम का गुलाम यही तो हुआ। अगला दिया है भारत व मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की तो यही है, ये बदायूं का इक्तेदार था दोस्तों। सुल्तान बनने से पहले कहाँ का था? बदायूं का इक्तेदार था। ठीक, इसने ही आराम शाह को पराजित करके और उसकी हत्या करी, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला मलिक इख्तियार उद दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया बठिंडा के किला मुबारक में। अगला है भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच जाना जाता है। जब तक दोस्तों बाबर का आक्रमण नहीं होता है यानी मुगल वंश की स्थापना नहीं होती है तब तक क्या चलता है? दिल्ली सल्तनत चलता है। इसमें 5 शासन हुए, मतलब 5 जो है 5 वंशों ने शासन किया दोस्तों। कौन-कौन से थे? तो मामलूक वंश या गुलाम वंश हम कह सकते हैं, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। ठीक? तो ये याद रखना होगा, क्रम कभी-कभी पूछ लेता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों रजिया की दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन पे हटाया गया तो 1240 ईस्वी में हटाया गया। अगर हम आगे बात करें बदायूं, 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। तो देखिए बदायूं का इक़्तिदार किसने नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे? तो इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी तो 1236 ईस्वी में बनी थी। ममलूक साम्राज्य की शासिका 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान बनी तो रजिया सुल्तान। अगला हुआ शासक जिसके द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए तो इल्तुतमिश ने चलाया था टंका व जीतल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के तुर्की शासक की बेटी थी तो इल्तुतमिश की थी। देखिए लिखा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, याद कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कितनी बार आया, 4 बार पूछा। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी दोस्तों। ठीक, आगे अगर हम बात करें बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बलबन से, इल्तुतमिश से, कुतुबुद्दीन थोड़े ऐबक से, रजिया सुल्तान, ये सब इंपॉर्टेंट है पोर्शन, तो इसीलिए उससे पूछा जाता है। अगला हुआ तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह एवं रक्त की नीति जो है अपनाई गई तो बलबन। अगला है कि सल्तनत सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, पानी नहीं पिया हूँ ना तो इसीलिए जो है गला दर्द करने लगा। देखिए अगर हम बात करें तो जो है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया तो 1266 से 1287। अगला है नवरोज नामक प्रसिद्ध पारसी त्योहार की शुरुआत हुई गयासुद्दीन बलबन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया बलबन। अगला है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगदिल खां था। अगला सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा वो बलबन था। अगला खलीफा जिसने पूरा 1 वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया वो बलबन था दोस्तों। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, ये जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलबन ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक, मैं जिस परिस्थिति में हूँ अगर उस परिस्थिति से उठकर कहीं ऊंचे गया पद पे मान लीजिए, तो मैं वो काम करूंगा जो हित में होगा, जनता के हित में होगा या हमारे हित में होगा, वो काम करूंगा। समझ में आया कि नहीं? अगर देखिए जैसे बलबन थे तो बलबन जब शासक बने होंगे तो इनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी रही होंगी। जैसे मान लीजिए कोई डीएम बना तो डीएम के समक्ष कुछ चुनौतियां भी होंगी। उन चुनौतियों को निपटने के लिए वो योजना बनाएगा। उस योजना के लिए वो जो कार्य करेगा, समझ में आया कि नहीं, वो कौन सा कार्य करेगा जो उसके हित में होगा, उसकी जनता के हित में होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यही चीज बलबन करेगा, यही चीज इल्तुतमिश करेगा, यही चीज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। मतलब सारे शासक यही इसी मतलब मॉडल को अपनाते हैं। लेकिन देखना ये होता है जैसे कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं जो विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार करने के लिए वो योजनाएं बनाएंगे। कुछ क्या करेंगे, कुछ के सामने चुनौतियां होंगी। अभी जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो कार्य करेगा तो उसके बाद क्या होगी, उनके समक्ष चुनौतियां कौन पैदा हो जाएंगी, किसके समक्ष, तो एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के समक्ष चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। उसमें बहुत से शासक नाराज हो जाएंगे तो उनको खुश करने के लिए वो ऐसी योजनाएं बनाएंगे ताकि वो जो है खुश हो जाए सब लोग। समझ में आया कि नहीं? जनता खुश रहे ताकि वो उसे मतलब शासक अच्छे से वो शासन चला सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी योजना बनाते हैं, तो वही इसमें भी आ जाएगा। देखिए अगर हम आगे बात करें तो बलबन की उपाधि
धारण की है? तो उलूग खां ने की है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस, तो यही है गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया, नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। अगला है कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण की है, तो जिले इलाही भगवान की छाया। दोस्तों एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा यार। सॉरी दोस्तों। देखिए अगर हम आगे बात करें, एक सेकंड, देखिए अगर हम खिलजी वंश पे आ गए, देखिए हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है, या ममलूक वंश कहें वो कंप्लीट हो गया। हम खिलजी वंश की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि कितनी है? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक है। अगला है, ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या गैरिसन शहर सीरी का निर्माण कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। रानी पद्मावती का संबंध सबको पता है, चित्तौड़गढ़। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा नहीं लगाया गया, तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया। अगला है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे इसके प्रथम संस्थापक। अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लगा होगा। देखिए मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से सत्य है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता चला ही होगा। अगला 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया था, तो वो लक्ष्मण सेन थे। अगला है, सुल्तान अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालक्रम था, देखिए पहले गुजरात पर, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। याद कराऊं मैं? देखिए वो गया पहले गुजरात, वहां पे उसने किया लड़ किया, यानी युद्ध किया। देखिए मैं आपको जिस तरह याद करा रहा हूँ उस तरह याद करेंगे, ये क्रम है दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। 1299, 1301, 1302, 3 ऐसे करके हैं क्रम। तो मुझे देखिए डेट नहीं पता है, लेकिन क्रम पता है अच्छे से। तो क्रम क्योंकि मैंने याद किया था आरो यारो के समय, तो वो क्रम याद है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे समझिएगा, देखिए गुजरात पहले, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। जब वो गुजरात गया तो दोस्तों वहां पे उसे ऐसा मतलब रण करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, यानी रणथंभौर, ठीक है, रण करना पड़ा। अब वो जब रण करा तो सामने वाले को चित्त कर दिया, यानी चित्तौड़, ठीक, यानी पहले गुजरात फिर रणथंभौर रण किया, उसके बाद चित्त कर दिया सामने वाले को, चित्तौड़ हो जाएगा। उसके बाद ये वारंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वारंगल से पहले भी और था, जैसे मालवा, यानी वो मालामाल हो गया, मालवा हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे क्रम इस तरह होता है, कभी भी पढ़ें तो थोड़ा मतलब लॉजिक समझिए। अगर मतलब ऊपर से नीचे पहले अरेंज कर लीजिए, अरेंज में पढ़ना हमेशा सीखिए। लंबे समय तक अगर आपको डेट याद करनी हो कुछ भी, तो इस तरह, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, वेलिजरी की सहायक संधि जो है स्वीकार की थी, ये सब राज्य। तो मैंने बताया था SMTAP, यानी अवध, मैसूर। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद करना। देखिए मैंने ये ट्रिक बना ली, ठीक। अब देखिए मुझे पता है अवध ये हो जाएगा हैदराबाद, पहला कौन था? हैदराबाद में 1798, याद है किसी को? याद होगा तो देखिएगा, पहले हैदराबाद हो जाएगा, फिर किसने सहायक संधि स्वीकार की? मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। इसके आगे और भी हैं, लेकिन ये 5 अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम हो जाएगा, समझ कि नहीं? तो ये हमारा क्रम है। अब हमें डेट नहीं पता, मान लो पहली की पता है 1798, तो पूछता भी कई बार है, तो ये अगर हमें पता है तो इसका हम अरेंज कर लेंगे आराम से पीसेस वगैरह में, समझे कि नहीं? और जब भी हम डेट याद करेंगे तो आराम से याद भी हो जाएगा। 1801, फिर 1 में हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएंगे, 1802 में, 3 में, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, समझा कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो ये 1200 के आसपास की डेटें हैं, समझा कि नहीं? 1200 नहीं, 1300, सॉरी 1300 के आसपास की डेट है। अब देखिए दोस्तों इस तरह याद करना है आपको, कर लीजिएगा। अगला दिया है कि दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी था। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, लिखा है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला दिया घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, तो सिंधु। अगला अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो गाजी मलिक बना, ठीक दोस्तों। देखिए मैं पीसी मतलब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरो यारो, सॉरी ग्रुप सी का जो है हिंदी व इंग्लिश जो है प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक दोस्तों। सॉरी हिंदी और GS का कोशिश करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सिस्टम बन ही ना पा रहा है।
एक प्रैक्टिसर बनाया भी हूँ तो मतलब इतना अच्छा नहीं बन पाया है, वो मतलब लास्ट में थोड़ा, तो वो चीज़ मैं अपलोड नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी जितना टाइम हो उसमें ये बुक पहले कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये बुक कंप्लीट कर दूँ फिर जो पेपर आएँगे फिर धीरे-धीरे आराम से कराते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी तो सिंधु थी। अगला अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। अगला है माल की प्राप्ति आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। कौन था? शहनाई मंडी। अगला है जफर खां, दिल्ली सल्तनत के शासक का प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। अगला दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था तो 1290 से 1320, सबसे छोटा इन्हीं का था। अगला है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था एकता के नाम से। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? सीरी था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अगला अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, वो था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अगला दिया गुजरात के वघेला राजवंश का अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया वो कर्णदेव थे। अब देखिए दो हो गए, अब तीसरा हम आते हैं। यहाँ लिखा है दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। लिखा है भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी देखना कितने बार पूछा है। लिखा हुआ शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। उसके बाद है के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जनापना की प्रमुख मस्जिद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन, देखिए लिखा प्रसिद्ध यात्री जो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। जैसे आप देखे होंगे मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये सारे देश आप देखे होंगे। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, देख लीजिए थोड़ा सा आप, ये देखिए एनटीपीसी में ही आया है। देखिए रिपीट होता है ना, यहाँ देखिए फिर ये तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि रिपीट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप ये बुक कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी काम आ जाएंगी। आगे अगर हम बात करें प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक हैं गिरीश कर्नाड। अगला है ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है एमबीटी। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगला है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में ने सोने और चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया मोहम्मद बिन तुगलक। फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड दिया गया फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अगला है वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो तुगलक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन हुआ एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास का माना था वो एमबीटी था। अगला क्वेश्चन है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। सर्व क्या था? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा सर्व क्या था, ये पीसीएस में पूछा तो ये सिंचाई था। कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों। अगला दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, ये एफएसटी है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना इसने ही कराई। अगला है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो एफएसटी था। टोपरा व दिल्ली के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था एफएसटी। अगला है बेरोजगारों के सहायतार्थ में दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? एफएसटी ने की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना एफएसटी ने की दोस्तों। अगला है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा,
ये नसीरुद्दीन महमूद के काल में हुआ। अगला है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो तुगलक वंश। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। ठीक, टोकन करेंसी यानी दोस्तों जो आज के समय होती है ना लोकल करेंसी, जैसे क्या मतलब टोकन कैसे, उसमें दोस्तों वो ठप्पा नहीं लगा होता, जैसे भारत सरकार का देखेंगे नो मतलब वो लगा होता है ठप्पा, हर नोट में होता है, मतलब दस्खत होते हैं, हर चीज़ होती है पूरी कंप्लीट, लेकिन इनके में इतनी नहीं थी, वो सस्ती धातु की बनी होती थी। अगला तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398। अगला क्वेश्चन दिया मार्को पोलो जो है 1292-94 के मध्य आया था, तो भारत आया था वेनिस। अगला है सैयद एवं लोदी वंश की अगर हम बात करें, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में, मैंने कई बार आपको बताया भी है। अगला है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था दोस्तों। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ। अगला गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी। अगला है वो मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है किसके जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो सिकंदर लोदी था। ठीक, पहले ही मतलब ये पहले संस्थापक थे दोस्तों। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, ये थे। दूसरे कौन थे, गुरु अंगद थे। तीसरे कौन थे, अमरदास थे। चौथे कौन थे, रामदास थे। पांचवे कौन थे, जो है अर्जुन देव थे। फिर हर राय, हर गोविंद, हर किशन, हर राय, हर किशन, हर गोविंद, फिर तेग बहादुर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में गुरु नानक हो जाए, सॉरी वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो टोटल कितने थे, 10 सिख गुरु थे, 10 के नाम मैंने आपको गिना दिए। ठीक, देखिए मैं चाहूँ तो याद करा सकता हूँ, अभी ट्रिक से 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरे के पूरे याद हो जाए। देखिए पहले तो गुरु नानक हो ही जाए, लेकिन दोस्तों वो तरीका मतलब मेरे ख्याल से कम सही है, तो आप ना याद करें, मैं ही याद करूँ, ज़्यादा बेटर है, आप ऐसे रट लीजिए। ठीक, तो ये खिज्र खां है, क्योंकि वो तरीका अगर आप जानेंगे कहेंगे ये कौन सी तरीका, ये फलाना लगा, तो कुछ चीज़ें होती जो खुद ही जानो ज़्यादा बेटर होता है ना। देखिए सैयद राजवंश की स्थापना है, मतलब कोई गलत तरीका नहीं, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत लेंदी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर से। देखा सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां। दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप कहाँ पहुँच गए हैं, रुको 1 सेकंड, पहुँच जाए तब बताएं। लिखा है कि दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। खिज्र खां राजवंश से संबंधित है सैयद। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक बना 1557 में। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह कौन था, सिकंदर लोधी। अब देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको बता दूं। देखिए दोस्तों ट्रिक आपने मार्केट में बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी देखी होंगी। ठीक, मैं भी बहुत सारी देखा हूँ, मैं भी कुछ बहुत सारी ट्रिक मैंने अपने हाथों से बनाया। देखिए दोस्तों जब मतलब आप ट्रिक बनाएंगे अपने हाथों से, जैसे देखिए आपको मैं बताऊँ, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो अभी एक कल ट्रिक मैंने नहीं बनाया, मेरे दोस्त ने बनाया, लेकिन सोचने की बात यह है कि तरीका कहाँ से ईजाद हुआ। जैसे मैं रिलेट करता हूँ ना, वो वैसे उसने भी रिलेट करना सीखा। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो मुझसे पढ़ रहे हो लगातार, वो भी रिलेट करना सीख रहे होंगे धीरे धीरे कैसे याद करना। जैसे बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन। तो देखिए बनारस में जो है डंका बजता है, क्या बजता है, डंका। तो डंका से डंकन हो गया, और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय है ये। तो मतलब इस तरह देखिए रिलेट करके हम बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो वो तरीका होता है, ये इसे ट्रिक मैं नहीं कहता हूँ, इसे कहते हैं रिलेटिंग मेथड। आप देखोगे मैंने ही ईजाद किया है, और जो है ईजाद करने का मतलब ये कि बहुत सारे टीचर भी कराते हैं, ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैंने ही नहीं किया, लेकिन पहली बार थंबनेल पे मैंने ही लगाया था इसे, रिलेटिंग मेथड, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे सीखे बहुत सारी चीज़ें, फिर वो धीरे धीरे रिलेट करना सीख गए। और जब रिलेट करना सीख गए, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ, अगर आप समझेंगे तभी समझ में। जैसे मैंने बताया था नर्मदा नदी, इसकी सहायक कौन सी, तवा नदी है। तो मैंने कहा था तावा, यानी तवा, जो तावा होता है जिसमें रोटी बनाते हैं, और रोटी बनाते हैं तो रोटी क्या रहती है, नरम नरम रहती है, यानी नरम, यानी नर्मदा, तवा यानी तवा नदी। तो देखिए ये रिलेट होगा, समझ कि नहीं। तो इस तरह अगर आप रिलेट करना सीखेंगे तो बहुत आसान होगा। और जो ट्रिक होती है वो याद करना पड़ता है, समझ कि नहीं। अब हम ट्रिक को क्या है, जैसे आज मान लीजिए ट्रिक आपको याद हो गई, देख लिया पूरे यूट्यूब पे खंगाले, बहुत सारी ट्रिक नोट करते चले गए, पूरी कॉपी भर गई, लेकिन जब उसे आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए एग्जाम में कभी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए ट्रिक कहने का मतलब ये है कि ट्रिक आपको अगर पता है तो उसे बार बार रिवीजन करना होता है। कभी कभी तो ट्रिक बहुत लंबी हो जाती है,
तो उस तरह की मैं ट्रिक बताता ही नहीं हूँ जो आपको रटना पड़े, आपको समझना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रिक मैं बताता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, आपका काम हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, ट्रिक के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, जितना हो सके डिलीट करिए, जितना हो सके मेथड से याद करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ में कि नहीं। तो आई होप मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं दिल्ली प्रशासन एवं स्थापत्य कला। टाइम देख लें दोस्तों, देख लेते हैं, 30 मिनट हुआ, 10 मिनट बचा, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं, मुगल काल तक पहुँचा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा लिखा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक चार मीनार है दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में, ठीक। ये क्वेश्चन आया था जब मैं बीएचयू का एंट्रेंस दे रहा था दोस्तों, तब आया था क्वेश्चन ये वाला, और सही था क्योंकि मैंने तुक्का मारा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो तुक्का में सही हो गया था, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ है। देखिए अगला है दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख था दबीर, एक खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया गया जो कर था, किया जाता था, वो खराज कर था। खुस्म, खराज, जकिया, जकात, ये चार कर जो है इस्लाम धर्म में, जो उसमें कुरान में लिखे हुए थे चार वाले, तो यही चार लिए जाते थे, ठीक। अगला दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को कहा जाता था दीवान इंसा नाम से जाना जाता है, राज पत्राचार विभाग, कई बार पूछा एग्जाम में, याद करना पड़ेगा। अगला दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। अगला दीवान कोही, तो ये दोस्तों कृषि विभाग था, किसने बनवाई, एमबीटी। अगला दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता है बंदगान के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, तो अलाई दरवाजा। अगला कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, तो इंडो इस्लामिक का है। अगला हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है, तो पक्की ईंटों और चूने के गारे से। कुतुब मीनार के पांचवें तल का निर्माण एफएसटी ने कराया था दोस्तों। अगला दिया है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा। देखिए इसमें तीन लोगों का योगदान है, नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद जो 4 मंजिला तक निर्माण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया। फिर जो है बिजली गिरी तो एक मंजिला टूट गया, तो बचे 3 मंजिला। उसके बाद 2 मंजिल का निर्माण किसने करा दिया, तो फिरोज शाह तुगलक। तो 5वें तल का निर्माण भी इसने करा दिया, ठीक। चौथी का मरम्मत करा दिया, 5वां एक और बनवा दिया, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिज्र खां। अगला दिया कुब्बत उल इस्लाम मंदिर दिल्ली में है। कुब्बत उसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारतीय वास्तु शिल्प में सुर्खी शुरू की थी, तो सल्तनत सुल्तान ने। हौज सुल्तानी क्या है, एक बड़ा सा जलाशय है दोस्तों। अगला है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मोट की मस्जिद बनी थी, तो सिकंदर के शासनकाल के दौरान। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ कई बार पूछा, राणा कुंभा हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में दोस्तों। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण करा, तो जय सिंह द्वारा। अगला है खरीदादार कौन थे, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आरिज मुमालिक, ठीक। क्या कहते हैं, आरिज मुमालिक। सल्तनत कालीन साहित्य एवं इतिहासकार, एक सेकंड दोस्तों, हम ये देख लेते हैं इतिहासकार, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम कल से देखेंगे, ठीक। आज थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाया है, संडे था ना दोस्तों थोड़ा सा इसीलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे फिर भी। देखिए लिखा है यहाँ पे, हम देखेंगे सल्तनत कालीन साहित्य एवं इतिहासकार। देखिए लिखा साहित्यिक कृत जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से है, तो हरकेली नाटक। अगला दिया है कि अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था, तो अरबी भाषा में। लिखा है फवायुल सॉरी फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन है अमीर हसन सिजजी ने। पूर्वी समुद्री मार्ग में भारत और कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया। अलबरूनी ने फ़क्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है अदब उल हर्ब। अगला दिया हुआ है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया। इब्न बतूता महाभारत का तेलुगु संस्करण किया गया नन्नई। अगला क्वेश्चन दिया अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, वह दरबारी कवि किसके थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक। अगला दिया दिल्ली सल्तनत के जो है ये इतिहास का लेखक नहीं तो अब्बास खां सरवानी। अगला है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउल बर्नी है। अगला है जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया अमीर खुसरो ने।
अगला अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कब जिन्होंने कविता हस्त बिहस्त लिखी थी? अमीर खुसरो। अगला है भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है रचनाकार, यहाँ लिखा है 10 कौमुदी श्रीकंठ हो जाएंगे, राग विबोध सोमनाथ हो जाएंगे, चतुर चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन वेंकट मकिन। अगला है तबकात ए नासिरी मिनहाज उल सिराज है, ताज उल मासिर हसन निजामी है, तारीख उल हिंद अलबरूनी है, तुगलकनामा अमीर खुसरो हो जाएंगे। अगला दिया है मुल्ला दाऊद, ये चंदायन हो जाएंगे। उसके बाद है दामोदर कवि, ये पद्मावती हो जाएंगे। सोमनाथ कवि राग विबोध हो जाएंगे। अमीर खुसरो आशिका हो जाएगी इनकी पुस्तक। उसके बाद देखिए तबकात नासिरी, ये कौन है? मिनहाज उल सिराज। अगला दिया तबकात फिरोज शाही, ये हो जाएगा शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरो हो जाएंगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम करा देंगे। ठीक सॉरी दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? नरपत कहते हैं। क्या कहते हैं? नरपत। अगला है जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं, राज्य से संबंधित है तो कर्नाटक। देखिए बसवन्ना के नाम से अगर आप देखेंगे तो अभी शायद मुख्यमंत्री या कुछ ऐसे रिलेटेड चीज चली थी जो आपको नजर आएगा कि ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर पर साम्राज्य स्थापित किया तो 1336 ईस्वी में किया था। इस समय किसका शासक था? मतलब उत्तर भारत में किसका था? तो एमबीटी। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के समय ये विजयनगर साम्राज्य जो है स्वतंत्र राज्य बना था। अगला क्वेश्चन दिया है इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है वह कौन है? तो निकोलो कोंटी है। कौन है? निकोलो कोंटी। अगला क्वेश्चन है तुलु राजवंश की स्थापना की है तो वीर नरसिंह ने की है। अगला क्वेश्चन दिया प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती हैं, कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य था वो। अगला है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था तो विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय संबंधित है तो तुलु वंश से संबंधित है। संगम, तुलु, सुलु, अरावीडु। ठीक, ये 4 वंश थे विजयनगर में, याद रखेंगे। अगला धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है तो हम्पी दोस्तों। कौन सी है? हम्पी, याद रखेंगे। और दोस्तों देखिए आप लोग वीडियो देखते रहें, डिसमोटिवेट भी होता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, बनाता हूँ अपना टाइम निकाल के, उसके बाद आप देखते नहीं तो अजीब लगता है, देख लिया करिए। इसीलिए मैं वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं बनाता, जब नहीं चलते ना तो दुख होता है दोस्तों, आप बात को समझिएगा। आप हमारी जगह होते तब भी आपके साथ भी यही होता। कल वीडियो माइनस में चली गई थी, देखे थे 20-22 लोग देखे थे, लेकिन वो माइनस में थी, कोई 1 मिनट से ज़्यादा नहीं गया, एवरेज आप सोच सकते हैं। बस कमेंट हो जाता है लेकिन देखता कोई नहीं। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है। देखिए यहाँ लिखा है विट्ठल मंदिर स्मारकों में शामिल है तो हम्पी स्थित स्मारकों के समूह है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है तो भगवान शिव को समर्पित है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के राजवंश का संस्थापक था तो कौन था? संगम। अगला क्वेश्चन दिया है साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, ये कौन था? तो बहमनी था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह राजवंश के शासक थे तो ये तुलु थे। अगला क्वेश्चन दिया वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी तो हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी दोस्तों, वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। अगला है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय हो जाएंगे, इनके बारे में आप जानते होंगे, अमृतमाल्यदा इनका ग्रंथ है। एक ग्रंथ और है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा किसी दिन। देखिए कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? तो विजयनगर से। विजयनगर में अगर पूछे किस वंश से संबंधित तो तुलु वंश। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ लिखा है कि इनका साहित्य जो है अमुग्ध माल्यदा या माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित है तो ये जो है श्री कृष्णदेव राय है। किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में दोस्तों। लिखा अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। अगला प्रसिद्ध गोलकुंडा किला राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर फर्स्ट थे। अगला उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, वो थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला है कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, कश्मीर के शासक तो कौन थे? जैनुल आबदीन थे। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों तो कब हुआ था? 1565। तारीख पूछे तो 23 जनवरी सन 1565। अगला है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था दोस्तों
तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी तो कोट्टम थी। लिखा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला है कि किस विजयनगर के शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी? वेंकट द्वितीय थे। कौन थे? वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पद के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ये फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है जिसमें साम्राज्य या अंपायर का नाम था तो विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर जो है बड़ा ख्याल विकसित हुआ तो ठुमरी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे जो है कर्नाटक साम्राज्युम के रूप में वर्णित किया है। किसके? कर्नाटका। अगला, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। अगला दिया, विजयनगर के सम्राट जो कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी तो कौन थी? माता। अगला है, पतनुल कर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृत की रचना की जिसे अमुग्ध मालदा के नाम से जाना जाता है। शासन कला है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना की कृष्णदेव राय ने की। अगला क्वेश्चन, चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला के भारत के मतलब चंद्रगिरी जो किला है वो भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है, महाकाव्य कहानी मनुचरित के लेखक कौन है? अल्लासानी पेदन्ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करता है तो बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था या लेखक था वो बारबोसा था, वो दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि जो रायचूर द्वाब है बहुत ज्यादा डेवलप था, विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण बने। दोस्तों ये देखिए, कोई भी चीज, अब रायचूर द्वाब बहुत ज्यादा उर्वर था, यहाँ कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है तो राजस्व भी बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा दोस्तों, टैक्स वगैरह, तो इसके लिए जो है संघर्ष होगा। ठीक, तो किसके बीच हुआ? तो विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की अलाउद्दीन हसन थे। अपनी अधिकारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। ये कौन है? एहसानाबाद शहर है। निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी तो अहमदनगर सल्तनत थी। अगला है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू था। अगला है, तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है तो कनक पुन्नू पैलेस है। अगला है, कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुम्बज है। अगला है, का गोल गुम्बद है, यह गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाही का मकबरा है बीजापुर। औरंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे? मलिक अंबर थे। देखिए, संगम, सालू, तुलु, अरावीडू, ये चार वंश थे, मैंने बताया आपको। अब देखिए, संगम की स्थापना किसने की? हरिहर फर्स्ट ने। सालू की स्थापना किसने की? तो नरसिंह सालू ने की। तुलु वंश की किसने की? वीर नरसिंह ने की। और अरावीडू की किसने की? तिरुमल या तिरुमाल ने की। देखिए, आपको डेट याद रखना है तो कर लीजिए, पहली तो डेट आपको पता ही होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अगर याद कर सके तो कर ले तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। पहली है 1336 से 1485, फिर 1485 से 1505, 1505 से 1570, फिर 1570 से 1649। अब हम देखते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे तो शंकराचार्य जी थे। अगला है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तर स्वीकार किए गए तो 5। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे मिला? रामानंद को। अगला, बीजक पुस्तक किसकी है? कबीर जी की है। और रामानंद किसके गुरु थे? तो मतलब रामानंद गुरु थे कबीर जी के। अगला है, रामचरितमानस का एक कांड है जो अध्याय जो सबसे छोटा है किष्किंधा कांड है दोस्तों। देखिए, बहुत लोग एग्जाम में पूछा गया, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ही पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें बहुत लोग सुंदरकांड लगा दी, क्यों? क्योंकि सुंदरकांड वो जानते हैं कि मंगलवार को पढ़ते हैं, जैसे मैं भी पढ़ता हूँ, तो ये कब 1 घंटे के आसपास कंप्लीट हो जाती है। कब कंप्लीट हो जाती है? 1 घंटे में दोस्तों पूरी हम पढ़ देते हैं। ठीक, आप सोचिए, सुंदर तो लोगों को लगेगा सबसे छोटा तो यार यही है, लेकिन एग्जामिनर जो है होशियार है आपसे भी ज्यादा, जहाँ आप सोचते हैं ना उससे एक कदम वो आगे चलता है, तो ये किष्किंधा कांड होगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई वर्तमान की एक राजपूत राजकुमारी है
राजस्थान की थी। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें कितने अध्याय हैं? तो 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में स्थित है केरल में दोस्तों। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान का जो है रूप है विष्णु। अगला, हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई की राजपूत राजकुमारी कौन है? मेड़ता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। विशिष्ट है, देखिए राम के अनुज जो लक्ष्मण जी थे वो विशिष्ट थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर सिंध प्रांत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अजमेर सूफी संत से संबंधित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। लिखा, एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया है, तो शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, बांदा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे जो है उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है, तो एक कैलेंडर की तरह 9वां महीना है। अगला दिया, रमजान किसका है? तो कैलेंडर का 9वां महीना है इस्लाम धर्म के। अगला, इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है, तो जकात कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये 4 जो है टैक्स जो है इस्लाम धर्म में बताए गए हैं। अगला, पैगंबर मोहम्मद के कथनों पर दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया है और उसे कहा जाता है तो हदीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हदीस दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद को सुन्नी और शिया धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, इस्लाम है। अगला है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय शैली से संबंधित है, तो ध्रुपद से संबंधित है। अगला है, शरिया कानून समुदाय से संबंधित, तो मुस्लिम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था, जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो हठ योग था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया गया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, बाबा फरीद के थे। सूफी संत महबूब इलाही जो कहलाते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंज सकर। आगे बढ़े तो देखिए दोस्तों, अगला है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था, तो कौन था? नक्शबंदी संप्रदाय। अगला है, सूफियों में कृष्ण को औलियों के रूप में जानते हैं, तो शाह मोहम्मद गौस को कबीर जो है शिष्य थे, तो रामानंद के थे। अगला है, मीराबाई समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल बन गया? चैतन्य। अगला, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया? गुरु गोविंद सिंह की। अगला, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का है। ठीक दोस्तों। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था, तो वल्लभाचार्य ने किया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से। अगला है, वारकरी संप्रदाय का संत है, तो नामदेव है दोस्तों। कौन है? नामदेव। अगला है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। अगला है, इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। अगला है, मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो 1570 ईस्वी में हुआ था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं में, अपनी खानकाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा का अर्थ क्या है? पवित्र गीतों का पाठ हो जाएगा। अगला, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है, दिल्ली में है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली का अर्थ क्या होता है? संत। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह कहा जाता है। सर्वाधिक रूढ़वादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, लिखा है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताएं जो प्रारंभ में जैन था और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार का मंत्री बना। बसवन्ना। कहाँ? तो कर्नाटक का। अगला है, 19वीं शताब्दी में
मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी? तो गुरु घासीदास ने की। इतना दोस्तों याद होना चाहिए आपको। अगला है पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? तो रामानंद थे। प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। आदि शंकराचार्य हैं। महाराष्ट्र के एक संत थे, चोखा मेला थे। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है, अभंग है। अगला तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में लिखी गई है? तो अवधि में। चैतन्य, जिन्हें श्री गैरांग या गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? नदिया। अगला दिया है लाल डेढ़, जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी, की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में से की जाती है। अगला एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, वो थे गोरा कुंभार। कौन थे? गोरा कुंभार। अगला है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, हुए भक्ति थे विष्णु के। भक्त किसके थे? विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। अगला क्वेश्चन दिया चिश्ती संप्रदाय, तो ये किससे है संबंधित है? तो शेख हमीउद्दीन नागौरी। सोहरावर्दी संप्रदाय, ये है शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद सरहिंदी। कादरी संप्रदाय, शेख दाऊद किरमानी। अगला है सल्तनत काल, जो है विविध देखते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है विविध देखते हैं, फिर हमारा मुगल काल आ जाएगा। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया। सल्तनत काल के अधिकांश अमीरों और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क थे दोस्तों। अगला दिया है कि सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था, तो मसाहत होता था। क्या होता था? मसाहत होता था दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, यहाँ देखिए सब मतलब लाइन लगा पड़ा है। अगला क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में जनजाति का प्रभुत्व था, तो खोखर जनजाति। अगला दिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया। मध्य एशिया। लिखा है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब जो है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। अगला है इल्तुतमिश, जो है इनका शासनकाल 1211 से 36। अलाउद्दीन खिलजी का 96 से 16, 1316, 1296 से 1316। अगला है शेरशाह सूरी का था 1540 से 45, 5 वंश था। अगर हम बात करें अकबर का, तो 56 से 1605, यानी 1556 से 1605। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आ जाता है। देखिए पेट में आया था क्वेश्चन दोस्तों। अगला है देखिए इस तरह के क्वेश्चन पीसेस में आता है, जो सुने न हो नाम ज्यादा। देखिए जैसे हमीर कहाँ से थे? मेवाड़ से थे। तो राजा चुंडा मारवाड़ से थे। फिर लिखा है मलिक राजा फारूकी खान देश से थे। अगर हम आगे बात करें मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जो है जौनपुर से थे। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। देखिए पहले लिखा बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा, तो ये 1494 ईस्वी में बैठा। प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा, तो 13 वर्ष की आयु में बैठा था दोस्तों। देखिए दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के संदेहवाहक भेजा था, इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। अगला है बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन था। अगला है कि प्रथम युद्ध हुआ तो हरियाणा में हुआ पानीपत का। तुगलकनामा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति होती थी। लिखा है कि खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। कई बार एग्जाम में पूछा है कि गाजी की उपाधि बाबर ने की कब ली? तो खानवा के युद्ध के बाद। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने की। अगला है खानवा के लड़ा गया, तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ठीक दोस्तों। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। कब किया था? 1519 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था 29 में 1500। अगला है भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो बाबर थे दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विभाग अभियान में तुगलमा रणनीति का प्रयोग किया था? बाबर था। युद्ध जिसने एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया हो, पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। बाबर ने वर्तमान बादशाह की पदवी धारण की तो काबुल में किया। बाबर को सर ये पुल के युद्ध में पराजित किया तो सैबानी खान ने किया था। आगे अगर हम बात करें हुमायूं और शेरशाह की बात करें दोस्तों, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम कौन था? बाबा फरीद था। सॉरी बाबर नहीं, फरीद था।
अगला है भारत में रुपये का सिक्के का प्रचलन शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। भूमि काल में भूमि की मापन की प्रथा शुरू हुई तो शेरशाह सूरी। अगला दिया शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी तो आगरा में सासाराम से, आगरा को सासाराम से जोड़ा था दोस्तों। अगला है यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी तो ये हुमायूं ने रखी। अगला है ईरान से दिल्ली तक के कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल अब्दुस समद मुगल काल में किसके समय आए तो हुमायूं। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई पुस्तकालय के तो हुमायूं हो जाएंगे। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। भूमि मापांक की व्यवस्था प्रारंभ हुई शेरशाह सूरी ने किया। अगला क्वेश्चन है ने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान मतलब जीटी रोड कर दिया गया तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में था। सूरी राजवंश की स्थापना जो है शेरशाह ने की थी जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया। अगला है शेर खान या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था तो 1538 में। अगला ने कई विश्राम गृहों मस्जिदों सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसने दी ग्रांड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है तो सम्राट शेरशाह सूरी। अगला कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया 1540 में। शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी किए तो ये रुपया था दोस्तों। अगला है शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की शेरशाह था। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता शेरशाह सूरी है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ये कोहना निर्माण हुआ शेरशाह सूरी ने। अगला शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगता है तो ये क्या है रई है। अगला है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता कुंपा स्थान से संबंधित है तो जैता कुंपा स्थान से संबंधित मारवाड़। अगला मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूले की व्यवस्था की गई शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में हुई थी। अगला है मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक थे तो शेरशाह थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया शेरशाह सूरी ने कहा है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण हुआ है शेरशाह सूरी। अगला है कि वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन सम्राट निर्माता माना है के.आर. कानूनगो ने। हुमायूं का जन्म में हुआ था तो 1508 में हुआ था। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी शासक कौन था मुगल वंश का था। अगला हुमायूं की जीवनी को लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगला हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे हराया तो सिकंदर सूरी को हराया। अगला दिया है चौसा का युद्ध हुआ 1539 में जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित की शेरशाह सूरी हो जाएंगे। मुगलों को अपने तैमूर या राजवंश पर गर्व था उससे मनाया जाता था तो प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं एक चित्र प्रदान करते। अगला क्वेश्चन कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई तो 1540 में लड़ी गई थी। देखिए कन्नौज का 1540 में हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का। अगला दिया है चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 28 में। चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 ईस्वी में। ठीक उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 1565 में। ये क्रम है याद रखना है इम्पोर्टेंट है दोस्तों ठीक पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं अकबर के बारे में दोस्तों। ये ना सोचिएगा कि मैं क्लास कितनी देर की बनाता हूँ, ये देखिएगा कि मैं कंटेंट कितना देता हूँ। कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं करा देता हूँ दोस्तों। देखिए टाइम की कमी आपके पास भी है मेरे पास भी है सबके पास है दोस्तों। बहुत सारा काम रहता है उसके बाद भी टाइम निकालता हूँ तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग ये चीज़। देखिए मैं कंप्लीट करा दूंगा बुक, मानिए मेरी बात, थोड़ा टाइम लग सकता है हल्का फुल्का लेकिन मैं करा दूंगा। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना दोस्तों, बात ये है। मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, एक काम नहीं रहता है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ चलो थोड़ा थोड़ा कराते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा कम समय का रहेगा 40 मिनट की वीडियो रहेगी तो दोस्तों मैं क्या करूँगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट आज से ही डाल दूंगा शाम को। डेली 7:30 बजे जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा इसमें हिंदी और जीएस के करा दूंगा तो हिंदी जीएस वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। मैथ रिवीजन करना है, बार बार आप पढ़ते रहेंगे रिवीजन करते रहेंगे। इंग्लिश आपको अपने से पढ़ लेनी है तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे दोस्तों।
लिखा है दिल्ली की सफल और भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी को दिया गया, तो राजा टोडरमल हो जाएंगे। अगला हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो 1576 में ईस्वी में लड़ा गया। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया, अकबर हो जाएगा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान थे। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था तो अकबर और हेमू के बीच। अगला है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है बदायूं ने दोस्तों। वह मुगल शासक जो अनपढ़ था अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध था। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हराया था तो हेमू को हराया था। अगला है ने स्वामी हरदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा तो तानसेन। शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था तो फतेहपुर सीकरी था। लिखा समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शब्द ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की दोस्तों। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन अहमदनगर की रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया तो चांद बीबी हो जाएगा। तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वो कौन था? तो पंजाब का था दोस्तों शहर। अगला बैरम खां का बेटा जो था अब्दुल रहीम खान खाना जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमदनगर की राजधानी कौन थी? चांद बीबी थी। अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगला है अकबर ने 1556 में सम्राट बना, मतलब अकबर जो था 1556, देखिए 1555 में क्या होता, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है ये 56 में शासक बनता है। सॉरी, क्योंकि मृत्यु 56 में ही होती है, ये जो 55 में हुमायूं शासक बनते हैं। ठीक दोस्तों, सिकंदर सूरी को हरा करके बनते हैं। अकबर ने विचार सुलह कुल का आशय है, सार्वभौमिक शांति है। अगला है अकबर द्वारा वर्ष में इबादत खाना या पूजा घर का निर्माण कराया गया 1575। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, अकबर ने। बीरबल मुगल सम्राट के अकबर के ही। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की तो किसने की? अकबर ने ही की। अगला अकबर वायु 16 वर्ष की आयु नहीं 13 वर्ष की आयु है दोस्तों। ये 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बनना था दोस्तों। अगर हम बात करें मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था तो अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 27 अक्टूबर 1905 सॉरी कहाँ दिमाग है, देखिए लिखा है 27 अक्टूबर और 1605 में फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी, जिसे अवध बंगाल हैदराबाद। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी हुमायूं। हमीदा बानो बेगम की मां थी सम्राट अकबर। भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे तो अकबर थे दोस्तों। अकबर की प्रशासनिक सीट थी तो दिल्ली में थी प्रशासनिक सीट। अगर हम आगे बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो तानसेन व हरदास थे। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला है राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए अकबर। अगला अकबर द्वारा दीवान ए पूर्णरूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती था। अगला है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिन्होंने अकबर ने सम्मानित किया हरि विजय सूरी थे। हदम लिखा है अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, बादशाह अकबर। अगला इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं है, गोलकुंडा। अगला राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया वो मेवाड़ हो जाएगा। अकबर ने लिखा है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह है कछवाहा था दोस्तों। अगर आप इलाहाबाद में दोस्तों तो प्रोटेस्ट में जरूर शामिल हो, जो आंदोलन होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो मजा आ जाएगा, हम भी जाएंगे, बाकी आप लोग भी आइएगा। देखिए लिखा है अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था तो जब्त था। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वही थी बीजापुर बादशाहत की। अगला है देखिए सही सुमेलन क्या है? देखिए यहाँ लिखा है 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध हो जाएगा। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
1771 में पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया अहमदनगर था। 1591 में अकबर ने प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने चेरो जनजाति को हटाया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खारकारा। अगला दिया है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी तो 1605 में। अगला है मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो अकबर हो जाएगा इसका। अगला है तीर्थ यात्रा से संबंधित का जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने समाप्त कर दिया तो 1563 में। अगला है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है तो 3 है। संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था तो शेख सलीम चिश्ती। अगला हमीदा बानो बेगम मरियम मकाली मुगल बादशाह की पत्नी थी तो हुमायूं की थी। अगला क्वेश्चन दिया है अकबर ने वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल है तो 1580 में। दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की तो अकबर ने की। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे, फौजदार कहलाते दोस्तों। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया तो मतलब आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया किसी अकबर को। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। ये है महाराणा प्रताप। अगला हुमायूं के उत्तराधिकारी जो थे अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन के काल में वो 13 वर्ष में उत्तराधिकारी बना और उसके पिता की मृत्यु हो गई। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उसके बैरम खां नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। 1564 में मुगल सेनाओं में लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई। अगला भाग में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे तो अकबर के। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी तो वर्ष 1556 ईस्वी में। अगला है जोधाबाई का विवाह हुआ था तो अकबर के साथ हुआ था दोस्तों। अगला है मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था तो मानसिंह था। अगला है तुकारोई की लड़ाई लड़ी थी तो वर्ष 1575 बना देते हैं। कुछ लोग शायद देखते हों तो उनका न लॉस हो इसलिए बना दिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझिएगा, थोड़ा देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें आज तो हम आज यहाँ से देखेंगे जहांगीर एवं शाहजहाँ से देखेंगे और हम पूरी जो मिडाइवल हिस्ट्री हमारी वो कंप्लीट कर देंगे। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि संगमरमर का पित्तादुरा शैली जो है या रंगीन पत्थर की जमाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ तो शाहजहाँ के समय। क्यों? क्योंकि ताजमहल किसके समय बना तो शाहजहाँ के समय बना। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तो जहांगीर की अनुमति से इन्होंने की थी। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण कराया था तो सम्राट जहांगीर ने कराया था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था। मैंने कहा था अगर कुछ हॉकिंस है यानी हॉकिंस का अगर कुकर गिर जाएगा किसी के ऊपर तो रो देगा, यानी गिर से जहांगीर, रो से थॉमस रो और हॉकिंस से हॉकिंस। ठीक, तो 2 लोग आए थे जहांगीर के समय, एक लोग और आए थे लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इतना जानिए। अगला दिया है भारत में जहांगीर का शासनकाल कब था तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। अगला है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन के निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना जो किसके शासनकाल में हुई तो शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। थॉमस रो, देखिए ये पूछ भी लिया, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने कहाँ गया था तो ये दोस्तों कहाँ गए थे? अजमेर गए थे। कहाँ गए थे? अजमेर गए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ मुगल शासक जिसने अंतुगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था वो जहांगीर थे। अगला है मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी वो जहांगीर थे। अगला है कि मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र अकबर था दोस्तों। देखिए ये गलत है ना, सही है। देखिए जहांगीर जो था उसके बाद कामन लगा। देखिए कामा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कामन लग गया यानी अब रुको। ये पूछ रहा है कि जो मुगल सम्राट जहांगीर था ये किसका पुत्र था तो अकबर का पुत्र था। अब सही है। ठीक, अगला है जहांगीर भारत का चौथा मुगल सम्राट था। पहला कौन था? बाबर था। दूसरा हुमायूं हो जाएगा, तीसरा अकबर थे दोस्तों और चौथा कौन थे तो चौथा जहांगीर। ठीक, फिर शाहजहाँ आते हैं, फिर औरंगजेब आते हैं।
तो इस तरह चलता है। उसके बाद फिर बहादुर शाह, फट जहांदार शाह, फर्रुखसिया, दफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो इस तरह करके बहादुर शाह जफर तक चलता है। फिर 1857 की क्रांति के समय उनको रंगून भेज देते हैं, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह मुगल सम्राट मतलब मुगल जो ये था हमारा वंश इस तरह कंप्लीट हो जाता है और अंग्रेजों का पूरी तरह से गद्दी पर शासन हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, शाहजहाँ की बेटी जहांआरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो वो कौन था? वो जहांआरा थी। देखिए यहाँ जहांआरा लिखा भी है दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आंसर इसी में दिया हुआ है। अगला है, मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेलों ने किया था। ठीक, जुझार सिंह बुंदेला। अगला दिए, युवराज खुर्रम ने, खुर्रम कौन है? तो ये दोस्तों वही हो जाएंगे औरंगजेब। ठीक, ने वर्ष शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त की थी, तो ये 1617 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया, क्या दिया है क्वेश्चन कि युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहाँ की उपाधि, सॉरी दोस्तों खुर्रम शाहजहाँ ही है ना, ये दो औरंगजेब नहीं है, ये शाहजहाँ ही है। ठीक, खुर्रम देख लेंगे आप लोग, ये नाम तो बहुत सारे रहते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वे थे अबुल हसन। अगला है कि वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवा दिया था, वो जहांगीर थे दोस्तों। अगला है, जहांगीर के विरुद्ध जो है, देखिए जहांगीर ने किसका सर कलम कराया था दोस्तों? आपको कुछ याद है? अर्जुन देव का कराया था, किसका कराया था? आप कमेंट में बता सकते हैं, आप सर्च करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन एक जरूर आपको एग्जाम में मिलता है। देखिए यहाँ इस तरह पूछ लिया, या फिर इसका क्रम पूछ लेगा, या मतलब अलग अलग चीज़ें पूछ लेता है ना, जैसे लंगर व्यवस्था किसने शुरू कराई, या जो है अमृतसर शहर किसने बसाया, तो इस तरह की चीज़ें पूछ लेगा, तो याद होना चाहिए। 10 ही हैं टोटल, मतलब 3-4 पेज में अगर पढ़ेंगे आप तो कंप्लीट हो, 3-4 पेज बहुत है दोस्तों। अगला दिया, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो खुर्रम, महाबत खां व खुसरो ने किया था। अगला है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, विलियम हॉकिंस। अगला है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में? जहांगीर के। अगला है कि जहांगीर ने थॉमस रो के मिलने का अवसर दिया था, तो अजमेर में दिया था। अगला वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, वो कौन थी? तो चित्रकला थी। अगला, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि ली थी, तो विलियम हॉकिंस। अगला है, मुगल सम्राट जिसे तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, तो वो जहांगीर था। अगला है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के समय। अगला, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, वो गुरु अर्जुन देव थे। अगला, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो जहांगीर नहीं था दोस्तों। अगला दिया, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान वितरण किया था, वह था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। अगला, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। अगला, मुगल सेना में चिकित्सक जो है नियुक्ति किया गया था, ये वर्नियर था। अगला है, बादशाह शाहजहाँ को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया, तो मीर जुमला। अगला है, शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, तो किसे दी थी? दारा शिकोह को। अगला क्वेश्चन अगर हम देखिए, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के समय बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो कविंद्राचार्य ने किया था। अगला दिया, हुआ सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, वो कौन थे दोस्तों? तो शाहजहाँ थे। अगला है, अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा, तो जहांगीर बैठे थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था, तो जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन? आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु हुई थी तो 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती, तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। ठीक, याद रखेंगे, मोटा मोटा दोस्तों, कभी पूछ लेता है तो काम हो जाएगा हमारा। अगर है, मुगल शासक जहांगीर के बारे में जो है माना जाता है कि उसने अपने ससुर इमाद-उद-दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम इनका क्या था? मेहरुन-उन-निसा, पूछ लेता एग्जाम में। अगला दिया, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, वो जहांगीर थे। अगला है कि जहांगीर ने मेहरुन-उन-निसा से निकाह किया था,
जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता दोस्तों। अगला है कि राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी वर्ष 1605 ईस्वी में। दारा शिकोह के पिता का नाम है शाहजहां दोस्तों। क्या नाम है? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, को वास्तु का राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल सम्राट की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है, तो शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या है? तो दारा शिकोह। अगला है, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था, तो खुर्रम कहा जाता था। अगला है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के सम्राटों की हुकूमत थी, वो कौन था? मुगल। अगला क्वेश्चन दिया, फ्रांस में रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था, वो कौन था? शाहजहां। शाहजहां पांचवा मुगल शासक था। कौन था? पांचवा। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में दोस्तों। तो जजिया फिर से लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो औरंगजेब था। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था दोस्तों, वो औरंगजेब था। अगला दिया है, राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। अगला है, रबिया उद दुरानी का मकबरा जो है, मतलब रदिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था, तो दिलवास बानो बेगम को जाना जाता था। ये नाम पूछ लिया, ठीक। अगर यही मकबरा पूछता तो औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में जो है ताजमहल का फूहड़ जो है वो कहते हैं इसे मकबरा। आप देखे होंगे, अगर तो देखे होंगे दोस्तों। अगला दिया, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। अगला है, दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। अगला है, मुगल सेना में सबसे पहले राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा गया, तो औरंगजेब ने रखा। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा है औरंगजेब दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला, तो ईश्वरदास नगर। अगला, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्ययंत्र बजाते थे, तो बीड़ा बजाते थे। अगला है, वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ, औरंगजेब दोस्तों। अगला है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया, वो बीजापुर और गोलकुंडा हो जाएगा, ठीक। ये सब देखिए पीसीएस पीरी के क्वेश्चन, लेकिन अन्य एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित है, तो औरंगजेब से हैं। अगला दिया है कि औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की, जहांरा। अगला, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरों को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर ने किया था, मतलब अगला क्वेश्चन दिया है कि दारा शिकोह अंततः औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को मतलब अकबर के मकबरे को जाटों ने मतलब जो है क्षतिग्रस्त किया था, ठीक। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार जाता है। अगला है, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब पराजित करता है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। अगला दिया है कि पुरंदर की संधि के बीच मुगल और मराठा, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? मुगल और मराठा 1775 में होती। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि औरंगजेब जो मुगल, देखिए पुरंदर की संधि दोस्तों हमको लगता है 2 हुई थी। ये वाली जो है पहले सन में हुई थी, एक 1775 में हुई थी, 1776 में हुई थी दोस्तों, 1776 में हुई थी। अगर आप देखे होंगे 1776 पुरंदर बंदर, हाँ ठीक है, 1776 में हुई थी। ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। ये दूसरी है मुझे लगता, और ये वाली शायद दूसरी है, देख लेंगे आप लोग। मुझे तो यही लगता है ये वाली दूसरी है, वो दूसरी। डेट देख लेंगे आप लोग, ठीक। डेट क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, क्योंकि जो मुझे डेट पता वो 1776 पता है। अगला क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन सन 1707 में हो गया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद किया करके रखा, तो अपने पिता, उनका पिता कौन था? शाहजहां था। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं तथा सही कालक्रम।
तो देखिए बनारस के पास सासूजा की लड़ाई होती है 1658 में। धर्मत की लड़ाई होती है अप्रैल में। देखिए दोस्तों सारे 58 में दिया है, लेकिन मिलान करने के लिए पूछा है। पीसीएस ही पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा किस तरह है तो इसे मिलान करना है। देखिए फरवरी में होता है बनारस का, धर्मत का अप्रैल में होता है, सामूगढ़ का मई में होता है। 58 के हो गए। फिर देवराय का अगले साल होता है 1659 में, ये अप्रैल में होता है। अब उत्तरवर्ती मुगल काल देखते हैं। वह स्थान जहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भेजा गया, मृत्यु हो गई उनकी, अभी ऊपर मैंने बताया रंगून। पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। देखिए 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दोनों बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोतों ने हराया था, सुलेमान सिको। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला है भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था, तो नादिर शाह। अगला है नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था, दिल्ली में लूटपाट की थी, तो 1739। अगला है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से भारत आया था? अफगानिस्तान। अगला है कि प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। देखिए सकर खेला 1724 में। बेदरा की लड़ाई होती है 1759 में, आप जानते होंगे। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है 1781 में, और मुदकी का युद्ध होता है 1845 में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर सकते हैं, सिंगल भी पूछ सकता है, मिलान के लिए भी आ सकता है, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक। पोर्टोनोवा 1781। अब देखिए मैं भी इसे स्क्रीनशॉट ले लूँ, नोट कर लूँगा कहीं पे। देखिए अगर हम आगे बात करें, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्श की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी 1839 में। अगला संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत हुई? तो मोहम्मद शाह, ठीक। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिंजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह के समय। ये कब से? 1748 से 54 के बीच में था, ठीक। अगला अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां था। अगला क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी, तो बहादुर शाह प्रथम। अगला हुआ ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया, ये नादिर शाह है। अगला है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया था। अगला है अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला है 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। अगला है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 वर्ष तक शासन मुगल। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643। ये नहीं पूछेगा कभी, लेकिन एसएससी पूछ लेता है दोस्तों। अगला है मुगल कालीन प्रशासन व स्थापत्य एवं कला, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई गई शाहजहां द्वारा दोस्तों। जयपुर का हवा महल की बाहरी दीवारों पर खिड़कियां हैं, तो कितनी हैं? 953 खिड़कियाँ। देखिए एसएससी कहाँ तक चला जाता है। अब देखिए खिड़कियाँ गिनो बैठ के, 953 हो गई। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, ठीक। भूल भुलैया जो गेट है ना, भूल भुलैया का जो गेट है वही है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा में है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए अकबर जब पहली बार गुजरात का विजय किया ना, गुजरात के विजय के उपरांत बनवाया था बुलंद। तो जब गुजरात विजय अकबर ने पहली बार किया और पहली बार समुद्र देखा, तो उसके हौसले एकदम बुलंद थे, तो उसने क्या बनवा दिया? बुलंद दरवाज़ा। याद करने के लिए बता रहा हूँ। आगे अगर हम बढ़ें दोस्तों, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफ ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा कराया, तो अमानत खान सिराजी ने कराया था। अगला है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों के बिना जंग के खड़ा है, वह कुतुब मीनार ऐतिहासिक परिषद में खड़ा है। मतलब जो उसका परिसर है ना कुतुब मीनार का, वहीं खड़ा है। अगला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हित मुगल शासक के सहयोगी हैं, तो हुमायूं है। अगला है बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, तो अकबर के द्वारा। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी द्वारा। आगे अगर हम बढ़े, बड़ा इमाम बाना लखनऊ में। अगला है निशात बाग जम्मू कश्मीर में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अगला है गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा का हिस्सा
है तो ये बीजापुर है। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी है। यह इसे क्वींस स्टेप वेल स्थित है तो राजस्थान के बूंदी में दोस्तों। अगला दिया है अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया तो नर्मदा। अगला है सम्राट अकबर का मकबरा है तो आगरा में है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया तो प्लेग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा कि चार मीनार का जो निर्माण है व्यापक शैली से फैली बीमारी, तो यानी प्लेग के फैलने से, मतलब उसे रोकने से चार मीनार का निर्माण किया गया। क्या बात है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने किया? कुली कुतुब शाह ने किया। हवा महल जयपुर में स्थित है। किला मुबारक तो पंजाब में है। शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा कहाँ है? दरगाह पूछे, फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक हो, जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है तो कर्नाटका में है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया, पिटरादुरा। अगला है कि मुसम्मन बुर्ज किले में स्थित है, आगरा के किला। आगरा के लाल किले में। बुलंद दरवाजा शहर में स्थित है तो ये फतेहपुर सीकरी में है। अगला है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करा था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। अगला मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया, ताजमहल। अगला लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गोल्डन जो है मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं। आगे अगर हम बात करें, ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 के अंत में पूरा हुआ। आगे अगर हम बात करें, जयपुर में हवा महल का निर्माण करा है तो झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित है, जो हवा का मतलब जयपुर का हवा महल का निर्माण जो है ये झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित है। अगला है कर्नाटका के मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश की आधिकारिक निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष कब हुआ? तो 1656 में। अगला क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया तो अकबर। अगला है, जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ तो लाल गुलाबी पत्थर। अगला है कि फतेहपुर सीकरी या विजय शहर का 16 साल तक राजधानी थी तो अकबर की। अगला मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले में सबसे सुंदर संरचना है तो ये लाल है। लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जो है जंजीरा किला चारों ओर से घिरा है जल से। अगला है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। का मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था तो जामा मस्जिद दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया तो शाहजहां के द्वारा। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा पूर्ण किया गया है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद यह भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है, तेलंगाना में। मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए जजिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया गया था तो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया था तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर दोस्तों। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था तो हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली तो अकबर था दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस शैली की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? चित्रकला। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया? माहम अनगा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था मीर बांकी। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर।
अगला क्वेश्चन है सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया गया तो जयपुर में। अगला दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था तो शेरशाह सूरी ने। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ है दोस्तों तो राजस्व कार्य है। अगला है मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था मीर बख्शी को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी तो अकबर ने की थी। अगला है मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है जात और सवार प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है मनसबदारी। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे तो मीर बख्शी थे। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ है जिला। अगला फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का प्रवेश द्वार है जामा मस्जिद। अगला है दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है हुमायूं और शेरशाह को। अगला अलंकरण की कला जिसे पित्तरदुर्रा शैली कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ। मुगलों का पहला नियोजित शहर था तो फतेहपुर सीकरी था और जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था तो सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1779 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल के प्रतिकृति कौन है? बीबी का मकबरा। सिकंदरा में सम्राट का है तो अकबर का है सिकंदरा में। ताजमहल दक्कन का ताजमहल के नाम से जाना जाता है या ताज के नाम से तो बीबी का मकबरा। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर है। एतमाउद्दौला या इत्मीदाद का मकबरा कहाँ है एतमाउद्दौला का? तो यह है आगरा में। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धि है दोस्तों। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली जो है प्रारंभ की गई तो मुगलों ने की। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर के किले को। अगला है राजवाड़ा महल, यह सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है तो इंदौर। अगला है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष में कराया गया तो 1734 में। अगला है असम में पोवा मक्का का मकबरा है तो पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। अगला है जोधपुर के किले का निर्माण राजा जोधा जी। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो कुंभलगढ़ का किला है। आप देखेंगे अगर उसमें मैप में तो आपको दिखेगा चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी यही है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताज बनवाया था। अगला दिया नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था तो दिल्ली में करवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था वर्ष 1601 में। अगला क्वेश्चन दिया है मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। अगला हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यमुना नदी के दाहिने किनारे बनाया गया विश्व विरासत स्थल ताजमहल है। बीबी का मकबरा स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में बनवाया था। ये पूछ लेगा औरंगाबाद में है वही बीबी का मकबरा। किसने बनवाया ये कई बार पूछा है तो आजम शाह ने बनवाया। ठीक, मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय है तो हुमायूं के मकबरे को। सलीम चिश्ती की दरगाह है तो फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। अगला है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है शाह ए हमदान मस्जिद जो है कहाँ है तो झेलम नदी के तट पर है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, ये भारत के पंजाब में स्थित है। अगला है जरदोजी कढ़ाई जो है अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। अगला है लोकप्रिय राग मियाँ के मल्हार की रचना का श्रेय है तानसेन को। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से शामिल है महेश दास यानी बीरबल। अगला है तानसेन का जन्म स्थान है तो ग्वालियर है। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबारी कवि थे तो मियाँ तानसेन थे। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से दरबारों में दो घरानों में विकसित था। कौन सा तो जयपुर और लखनऊ। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था तो मियाँ तानसेन को। अगला है शेख चेहली का मकबरा स्थित है तो कुरुक्षेत्र में दोस्तों स्थित है। आगे अगर हम बढ़ते हैं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं
देखिए ये सब दोस्तों ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। जैसे ये देखिए, मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक ग्रंथ था बह-उल-अस्मार, ये कौन शीर्षक से फ़ारसी में अनुवाद किया, तो राजतरंगड़ी का ही अनुवाद हुआ है फ़ारसी में। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला दिया है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। अबुल फजल अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज एटा। आगे अगर हमारे वह संत जिसको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित हुआ, 3 पुस्तकों में। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गज़लों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व काव्य कला के लिए सराहा गया। हाफिज बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, तो तुर्की। अगला है आईने अकबरी ने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है दोस्तों, बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहाँ के दौरान शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहते हैं, इतिवृत्त। एक चीज़ याद रखेंगे, जिसके दरबार में जो कवि रहेगा उसकी प्रशंसा ही करेगा दोस्तों। आप जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ मतलब जो है जॉब कर रहे हैं या किसी की कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो आप उसी की प्रशंसा करेंगे, कितनी भी खराब क्यों ना हो कोचिंग, लेकिन कभी उसकी प्रशंसा अगर नहीं करेंगे तो वो आपको पैसा नहीं देगा या निकाल भी सकता है। तो वही हाल कवियों का भी था, जिसके दरबार में थे तो बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में बातें वो लिखते थे। समझ आए कि नहीं, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है, तो विलियम फिंच ने। अकबर के काल में विख्यात रचनाकार थे गिजाली मस्दी। तबकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन थे। आगे अगर हमारे दिल्ली में एक ऐतिहासिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया, तो अबुन्निसा ने किया। वह मुग़ल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्रचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया, तो शाहजहाँ। अगला अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो पंचतंत्र का है। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था कलीम। अगला हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ताजुल माली ने किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा फारसी थी। बादशाह की रचना जो है किसने की, तो बादशाह की रचना के द्वारा की गई, तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अगला मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज को नामक समान भागों में विभाजित किया गया तसुज लंबाई मापने के लिए। तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता में। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थान के प्रख्यात विद्वान थे, तो अब्दुल रहीम खाना। ठीक दोस्तों, 2 पेज और हमारे हैं, उसके बाद हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हम थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए छोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा पूरा करा ही देता हूँ। आप लोग देखा करिए दोस्तों, कोई सजेशन हो बता सकते हैं, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है मुग़ल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद जाना जाता है, तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला फतवा ए आलमगीरी या मुस्लिम कानूनों का एक संकलन मुग़ल शासक के शासनकाल में लिखा गया, तो औरंगजेब हो जाएगा। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय जो है किसे है, तो दारा सिकोह को दिया जाता है। मुग़ल सम्राट अकबर ने अपनी आत्मकथा भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में। दोस्तों अगर आज आवाज़ आएगी ना, तो इसका रीज़न जानते हो क्या है, आज माइक नहीं लग पाया है। मतलब माइक कनेक्ट तो था इसमें, लेकिन जो है वो मैंने OTG ऑन नहीं किया, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया। एक मैं लगाया तो हूँ माइक, लेकिन मुझे ध्यान ही न था कि OTG कनेक्ट ना हुआ। अभी देखा हूँ जस्ट। कोई नहीं, अब इतनी वीडियो बन गई है दोस्तों, तो फिर अब हटाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बना लिया ना। देखिए 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए लिखा है लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था, तो शिमला सम्मेलन। अगला है 1722 में आगरा की सूबेदारी को दी गई थी सवाई राजा जयसिंह। हजारद्वारी महल में स्थित है, तो मुर्शिदाबाद है। अगला है कि 1987 में चौधरी देवी लाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, न्याय युद्ध। अगला है फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया, ईश्वर की छाया।
अगर हम आगे बात करें बाबरनामा, बाबर है, शाहजहाँ नामा ये है ताहिर इनायत खान। अगला हुमायूं नामा गुलबदन बेगम तुजुक ए जहांगीरी, ये तो जहांगीर की हो जाएगी। उसके बाद लिखा है कि दलाइल ए फिरोज शाही अजाउद्दीन खालिद खान। दोस्तों बहुत हार्ड होते हैं ये क्वेश्चन, मतलब आप कर ही ना पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। बस ये है कि जैसे तारीख मुबारक शाही याहिया बिन आयरन सही है ये, तारीख फिरोज शाही खम से सिराज अफीक। अगर ये दो पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह जैसे इसमें सारे ना पता होंगे, लेकिन हो सकता है एक दो पता हो। जैसे हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, लेकिन यहाँ देखिए गुलबदन बेगम कहीं दिया ही नहीं दोस्तों, यहाँ क्या दिया, ख्वांदा मीर, हुमायूं नामा हो जाएगा। फिर भीमसेन नुक्स दिलखुशा हो जाएगा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा हो जाएगा, फिर हसन निजामी ताजुल मासिर हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आगे बात करें शिवाजी एवं मराठा से रिलेटेड देख लेते हैं। लिखा हुआ सेना जिसकी ताकत छापा मार गोरिल्ला रणनीति थी, तो मराठा थे। और यही रीज़न है कि जब ये गोरिल्ला मार प्रसिद्ध थे मराठा, मतलब पश्चिमी घाट में थे, तब दोस्तों ये उत्तर भारत में लड़ने चले गए हरियाणा में, वहाँ समतल ज़मीन थी, तो पानीपत का तृतीय युद्ध इसीलिए हार गए। और बहुत सारे रीज़न हैं इनके, तो बड़े बड़े थे, ले जाने में कठिनाई होती थी, महिलाओं को साथ ले गए थे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनकी कोई सहायता नहीं की, तो ये बहुत सारे फैक्टर थे जो इनके हार का कारण बन गए। अगला दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से इनकार कर दिया डलहौजी ने। अगला है भोसले मराठा घराने से संबंधित थे, छत्रपति शिवाजी थे वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई। शिवाजी वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया मराठों ने। मुगल सम्राट के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशभक्त शक्ति के रूप में उभरे तो मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो जैसे चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूट। अगला है छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी तो रुपया, और शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो क्या थी, अवस्थित थी तो रायगढ़ थी। अगला है कि मराठा देवियों ने जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो ताराबाई। अगला शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वो ताराबाई। अगला है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक हो गया, बाजीराव के समय। अगला शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सलाहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सैन्योबत ये कौन था, सैन्य प्रशासन था। और देखिए सैन्य प्रशासन में क्या होगा, सेना का प्रमुख सेना, तो उसने कहा सर वो नौबत नहीं आएगी कि मैं हार गया हूँ, तो सैन्योबत यानी सैन्य प्रशासन। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत, मतलब इनके कौन थे, अष्टप्रधान, शिवाजी के यहाँ अष्टप्रधान थे ना, तो उनको ट्रिक से अगर हम याद करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। और कुछ नहीं दोस्तों, हम लोगों ने तो बना ही ली है। देखिए मैंने बहुत सारी ट्रिक बनाई हैं खुद के लिए, मतलब खुद बनाई हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं किसी का देखा हो, नहीं, खुद किसी याद किया हूँ, खुद से सोचा हूँ, खुद से समझा हूँ। टाइम लगता है दोस्तों लेकिन बन जाती है। देखिए अगर हम बात करें वर्ष 1802 में पेशवा ने बसीन यानी बसीन की संधि की, तो बसीन मैंने कहा था बेसन, बसीन को याद कर लो, बेसन से, बेसन उस समय कब था, 18 रुपये का 2 किलो था, 1802 हो जाएगा। देखिए सहायक संधि का हस्ताक्षर किए तो इंदौर के होलकर पराजय के बाद। अगला है दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता तो चौथ कहा जाता, 1/4 होता 25% ना दोस्तों। अगला दिया है अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी, रानी दुर्गावती। अगला है गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की, शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज अपनाया गया 1674 में। अगला छत्रपति शिवाजी महाराज शासक थे मराठा राजवंश के। अगला है मराठा सम्राट का दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम था। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान, जो अभी मैंने बताया। अगला दिया है कि दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का कालक्रम। देखिए बालाजी विश्वनाथ थे 13 से 20 थे, 1713 से 20, ठीक, और ये 20 से बाजीराव प्रथम 20 से 40 थे। यही है मस्तानी वाले, माधवराव 61, 72, नारायण राव 72, 73। अब मुगल काल का विविध देख लेते थोड़ा। देखिए मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी, तो ये क्या थी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल हो जाता है। 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी, तो गुरु हरराय ने दी थी। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त था गोलकुंडा खदान से। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल।
अगला है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन था, तो बालकांड। सबसे छोटा मैंने कल बताया था आपकी स्कंधा कांड था, सबसे बड़ा बालकांड। याद रखेंगे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है चिनकिलिच खान, ये निजामुल मुल्क नाम सुने होंगे, निजामुल मुल्क चिनकिलिच खान, ये देखिए यहाँ लिखा है। इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया 1724 में। याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया 13वीं। मध्यकाल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद का निर्माण कहाँ, जौनपुर में कराया। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने जो है कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। अगला दिया गया है राज्य भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं सदी में समाप्त होता है। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चश्मे शाही या कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है दोस्तों। ठीक, तो ये फिर हमारा हो जाएगा। अभी और है क्या यार, कितना है दोस्तों, 2 पेज और हैं, देख लेते हैं, इसे ख़त्म हो जाए ताकि बचे ना। देखिए मुगल काल में देह का तात्पर्य है गांव से दोस्तों। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में किया गया है, तो ससैनियन में किया गया। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा, तो बर्नियन ने कहा। देखिए मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव था। उसके बाद लिखा है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, सरधना। मुगल काल का दरबारी भाषा फारसी थी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था दोस्तों, जिस पे वो विश्वास करता था, तो नजीब खान। अगला दिया है कि गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है, तो लखनऊ में दोस्तों स्थित है। दक्षिण भारत में पोलीगर थे, तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अगला पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गुरु रामदास ने। दास्तार बंदगान कहते थे उलेमा को। मुगल शासक ने तांबे का सिक्का चलाया, दाम दोस्तों। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार फारसियों द्वारा जवाबित थे, तो राज्य कानून। अगला दिया मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है, तो भू राजस्व है। मुगल काल में मौलिम था, तो एक जहाज था दोस्तों। खिदमती है, तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देखकर। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह। अगला है मुगल काल में करोड़ी ने भू राजस्व अधिकारी था। मुगल शासक में मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया, तो कपिलेंद्र देव थे। अगला है कि मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है, तो नगाड़ा घर। अगला है पाकिस्तान के लाहौर शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ द गार्डन कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर तो दे हीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है 21 अप्रैल 1526। प्लासी का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मतलब बंगाल के नवाब जो हैं सिराजुद्दौला। इसमें दोस्तों बाबर जीतता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। ये होता 23 जून 1757। अगला होता हल्दी घाटी का युद्ध होता महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में होता है, ये 1576 में होता है। अगला तालीकोटा का युद्ध जनवरी 1765 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच में होता है। अब हमारा ये लास्ट पेज है इसका, और ताकि हमारा मुगल जो हमारा पूरी तरह से मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। देखिए गंगाबाई देवी त्रिया निषेध हैं। दयाबाई कौन है, दयाबाई हो विनय मालिका। सहजोबाई सहज प्रकाश हैं। सोन कुमार स्वर्णवेली की कविता। अगला है बिलग्राम, तो ये 1539 का युद्ध बिलग्राम का। अगर आप पढ़े होंगे शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, देखे होंगे, कल मैंने आपको बताया था। उसके बाद है सरनाल का युद्ध होता 72 में होता। धर्मत का युद्ध 58 में अभी देख के आए। जजाऊ का युद्ध होता 1707 में, जजाऊ का युद्ध। इसमें दोस्तों क्या होता है, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं, जैसे बहादुर शाह फर्स्ट मैंने आपको बताया, तो बहादुर शाह फर्स्ट और एक मतलब और कौन है,
मुअज्जम तथा एक लोग और मतलब दो भाइयों के बीच में होता है। अभी मैं नाम ले लूँगा, शायद गलत हो जाए दोस्तों, तो इसीलिए नहीं ले रहा हूँ। बाकी उनके 4 बेटे थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान। तो जिसमें मोहम्मद सुल्तान की शायद मेरे तो पहले हो गई, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। तो इसमें एक लोग का युद्ध इन्हीं के साथ में होता है, जजों के युद्ध में। थोड़ा देख लेंगे दोस्तों आप लोग, तब सही होगा। अटाला मस्जिद देखिए 1408 में होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में होता है। अकबर का मकबरा दिल्ली 1570। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ये 1678 में। ठीक, अगला है दाम। तो तांबे की मुद्रा थी दाम। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख था। जरीब क्या था? तो भूमि की लंबाई मापने की इकाई थी। ठीक, याद कर लेंगे। अगला है कि 1756 में पानीपत का द्वितीय लड़ाई होता है। 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध। देखिए 1817 से 19 मराठे का तृतीय युद्ध होता है और लास्ट होता है। 1799 में होता है मैसूर का युद्ध। ठीक, देखिए मैसूर का युद्ध 1767 से 1769 होता है। एक युद्ध होगा, एक होता है 1780 से 84 के बीच, 2 हो गए। फिर एक युद्ध होता है 1790 से 92, 3 हो गए। फिर ब्लेजली आता है और 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु कर देता है। आधा से ज़्यादा भाग अपने में ले लेता है, थोड़ा सा भाग वहाँ दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चंदावर का युद्ध होता है 1794 में, सॉरी 1194 में चंदावर का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। अगला सॉरी जयचंद और गौरी के बीच में होता है। ठीक दोस्तों, जल्दी में थोड़ा मैं सोच करा दूँ। देखिए तैमूर का युद्ध होता है 1398। तालीकोटा के युद्ध कई बार देखे हैं। घाघरा का युद्ध भी आप जानते हैं। अगला है अकबर। तो मुजफ्फर खान इनके दीवान थे। जहांगीर के दीवान गियासुद्दीन एतमाउद्दौला थे। और शाहजहाँ जो थे सादुल्ला खान थे। औरंगजेब के असद खान थे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद देखिए रॉल्फ फिंच, ये कब आए थे? यात्रियों का क्रम है, तो ये 1583 में आया था। विलियम हॉकिंस 1608 में। निकोलसन डाउनटन ये आया था 1613 में। और थॉमस रो, दोस्तों शायद ये जो है यही हैं। हाँ, ये तीनों लोग आए थे किसके समय में? तो ये आए थे जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। तो इस तरह हमारा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट होता है। कल से हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक दोस्तों, तो कल से हमारी ये चलेगी। दोस्तों देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन कम होते तो बुक जल्दी कंप्लीट हो जाती, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भरमार है। ठीक, आप कभी मंगाएंगे तो 700 पेज की बुक है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना क्वेश्चन होगा। ठीक, अगर हम कहते हैं एक पेज में दोस्तों अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो 700 पेज हैं, तो देख के सोचिए आप, 725 35,000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। ठीक, और जो इस तरह मतलब दिए रहते हैं जो मिलान वाले, तो इस तरह अगर सब मिला लेंगे 50,000 से ज़्यादा पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का देंगे वो हिंदी और जीएस कर सकते हैं, उसका मैं अलग से करा रहा हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।